परम पूज्य गुरु जी श्री अरविंद अंकुर जी को कोटि कोटि प्रणाम। आज के रविवार के फेसबुक कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुरु जी, आज का प्रश्न जबलपुर के पुरुषोत्तम बंधु जी ने पूछा है। वे लिखते हैं, सादर प्रणाम गुरु जी। विगत सप्ताह दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत हो गई। देश के तमाम मीडिया, विचारकों, अभिभावकों, छात्राओं आदि ने कहा है कि ये मौतें सरकार के कुप्रबंधन के कारण हुई है, जैसे खराब जल निकासी, तलघर में क्लास, इमारतों की घटिया डिजाइन, भीड़भाड़ वाले इलाकों में कोचिंग सेंटरों का संचालन आदि। मौजूदा हालात देश के तमाम शहरों में है। गुरुजी, प्रश्न यह है कि किस प्रकार की न्यायशील शिक्षा प्रणाली सुनिश्चित हो जिससे देश के समस्त छात्र छात्राओं को निर्बाध, सर्वसुलभ, सुव्यवस्थित शिक्षा प्राप्त हो सके। कृपया मार्गदर्शन कीजिए। प्रणाम गुरुजी। स्वागत है जी। प्रश्न शिक्षा व्यवस्था से संबंधित है। किसी भी राष्ट्र की व्यवस्था उसकी शिक्षा नीति पर ही निर्भर करती है। शैक्षणिक व्यवस्था सरकार की यदि न्यायशील हो तो शिक्षा की सहज सर्वसुलभता सुनिश्चित हो जाती है, और यदि शिक्षा व्यवस्था न्यायशील ना हुई तो कितने ही उपाय कर लो, ना तो शिक्षा में सहजता रहेगी, ना सरलता रहेगी, और ना ही ये सर्वसुलभ हो पाएगी। न्याय शब्द जनहित की रक्षा के लिए सबसे सुटेबल वर्ड है। यदि आप न्यायशीलता को धारण नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से शिक्षा नीति में ये लक्षण नहीं होंगे। ना वो सरल होगी, ना सहज होगी, ना सर्वसुलभ होगी। और शिक्षा के बिना मनुष्य जंगल से ऊपर नहीं जा सकता। यदि आप चाहते हैं कि मानवता सुरक्षित हो, मानवीय जीवन मूल्य उत्पन्न हो, इस जीव में यदि मानवीय जीवन मूल्य उत्पन्न नहीं होते हैं, ये पशुवत ही रह जाता है। जैसा कहा गया है कि विद्या विहीना पशु समाना, विद्या विहीना पशु। मनुष्य जो है विद्या के बिना पशु के समान ही रह जाता है और जंगल में ही रह जाता है।
तो मनुष्य को शिक्षा व्यवस्था ऐसी मिलनी चाहिए राष्ट्र में जो इसकी सर्वसुलभता को सुनिश्चित करे। जनहित में ये पहला हित है, शैक्षणिक हित। यदि शिक्षा संबंधी जनहित की पूर्ति नहीं होती, उसकी रक्षा नहीं होती, तो बाकी किसी भी हित का कोई मूल्य नहीं। मानवता को पशुता से ऊपर उठाने के लिए एक ही तरीका है कि सामान्य जीव भाव को प्राप्त होता है जन्म के पश्चात। शिक्षा ही उसे ज्ञानमयी और गुणमयी बनाती है। जैसी शिक्षा होगी वैसा ज्ञान, वैसा गुण, वैसा उसका स्वभाव और वैसी उसकी आत्मिक दशा बनती चली जाती है। मानवता को बचाने का एक ही तरीका है कि शिक्षा को आप न्यायशील व्यवस्था दीजिए। अब शिक्षा ये दो प्रकार से मानवता तक पहुंच सकती है। एक बार पहले भी पिछले किसी एपिसोड में चर्चा हुई थी। शिक्षा दो प्रकार की हो सकती है, एक सामाजिक माध्यमों से, दूसरी राजनीतिक माध्यमों से। तो सामाजिक रूप से जो शिक्षा दी जानी है, यदि राजनैतिक रूप से सुलभ ना हो तो ये विकल्प के रूप में काम कर सकती है। समाज का उसके लिए ऐसा गठन होना चाहिए जो ऐसी शिक्षा व्यवस्था सामाजिक रूप से उत्पन्न कर ले कि समाज के प्रत्येक सदस्य को वो शिक्षा दे सके। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष में ऐसी सामाजिक व्यवस्था अपनाई गई थी, क्योंकि राज्य में उथल पुथल मचा रहता है। वहां राजकोष है, राज संपदा है, राज्य की ये शक्तियां हैं, उनको लूटने के लिए बाहर से भी भीतर से भी अनेक प्रकार के हमले वहां होते रहते हैं। राजगद्दी हमेशा सुरक्षित बनी रहती है, उसको दल बल छल से लोग हथियाने के लिए अनादिकाल से प्रयत्नशील हैं। इसीलिए भारतीय ऋषि परंपरा ने कहा कि एक सामाजिक व्यवस्था ऐसी अपना ली जाए कि राजगद्दी पे कोई भी बैठता उठता रहे, चढ़ता उतरता रहे, उससे कोई फर्क ना पड़े। मानवीय जीवन मूल्य सुरक्षित रहे, मानवता शिक्षित और सुसंस्कृत होती रहे। मानवता को सुशिक्षित और सुसंस्कृत बनाए रखने के लिए सामाजिक प्रयत्न सबसे ज्यादा प्रभावी है कि शिक्षा की सामाजिक व्यवस्था अपनाई जाए। इसके लिए भारतीय मानव धर्म वर्णाश्रम धर्म के रूप में, वर्णाश्रम व्यवस्था के रूप में समाज में लागू किया गया और कहा गया कि पहले इस वरीयता के विकास के लिए, पात्रता के विकास के लिए 25 साल शिक्षा की व्यवस्था अपनाई जाए सामाजिक रूप से। तो समाज में व्यवस्था दी गई कि एक ऐसा इसमें वर्ग प्रतिष्ठित किया जाए जो समाज को शिक्षा देने के लिए मान्य हो। तो ये वरीयता क्रम विकसित करके और जो कोई भी शिक्षा व्यवस्था के द्वारा ही वरीयता क्रम में सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, ब्राह्मणत्व तक पहुंच जाता है, तो उसका उत्तरदायित्व बना दिया गया कि आप सबको शिक्षित करिए। तो जो पढ़ाई लिखाई में सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, विकसित होता हुआ ब्राह्मी स्थिति तक चला जाता है, जीवो ब्रह्मेति, स्व उसका सर्वव्यापी हो जाता है, उसका अहंकार छूट जाता है,
वो बृहदाकार हो जाता है, स्वार्थ से मुक्त होकर सर्वहितकारी प्रवृत्ति का हो जाता है, सर्वत्र समदर्शी हो जाता है, पंडिता समदर्शिना। तो उसको कहा गया कि इसे ब्राह्मणत्व का दर्जा दे दो और इसको शिक्षक की भूमिका निभाने दो, ये सबको शिक्षित करेगा। अब इससे क्या होगा कि शिक्षा ग्राम ग्राम के तल पर ही सबको मिल जाएगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम समाज का एक विद्यालय बन जाएगा। ग्राम की आय का 25% ये माना जाए कि उसके सार्वजनिक कार्यों के लिए वो समर्पित होगी। तो शिक्षा के साथ 4 सार्वजनिक कार्य टोटल होते हैं। जनता को शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, आवासीय सुविधा चाहिए और चिकित्सा आदि संरक्षण सेवा चाहिए। तो एजुकेशन टू मेडिकल फैसिलिटी, ये 4 सेवाएं उसको चाहिए मानव समाज को। तो सामाजिक व्यवस्था में इन चारों के लिए यदि मनुष्यों की चतुर्थांश जो आय है, उसकी आर्थिक आय के चतुर्थांश भाग को यदि इन 4 सेवाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाए, वो जो कुछ भी सरकार को टैक्स एक्ट चुका के सब खर्चे काटती बाहरी, उसकी शुद्ध आय जो सिद्ध होती है उसका 25% यदि ये 4 बातों में विनियोग करवा दिया जाए तो सामाजिक तल पर सबको शिक्षा मिल जाएगी, सबको रोजगार मिल जाएगा, सबको आवासीय सुविधाएं मिल जाएंगी और सबको चिकित्सकीय सेवाएं मिल जाएंगी। माने स्कूल से हॉस्पिटल तक प्रत्येक ग्राम पंचायत में उनके अपने ही आय के 25% भाग से ये चारों सेवाएं वो प्राप्त कर लेंगे और सरकार ने जो टैक्स वैक्स ले लिया उसको भूल जाओ, क्योंकि वो झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, बेईमानी, मक्कारी, तलवारबाजी, नौटंकी, बंदूक, बम, तोप चला करके राजगद्दी हथियाई जाती है। आम जनता इन तोपों तलवारों से कहां लड़ पाएगी कि वो शिक्षा नहीं देंगे तो लड़ने पहुंच जाएंगे? नहीं, वहां पर अजीम सामर्थ्य एकत्रित कर ली जाती है, पूरी आर्मी का गठन हो जाता है, बड़े बड़े टैंक, तोपें, मिसाइलें, बम, पूरा परमाणु बम बनाए रखे रहते हो। आप उनसे आम जनता हैं, आप उनको आंख दिखा के बात करेंगे, वो आपकी आंख निकाल लेंगे। राज्य ने आंखें निकाल ली, कृष्ण को जेल में झोंक दिया, उनके माँ बाप को जेल में झोंक दिया, गांधी जी को जेल में झोंक दिया, सुकरात को जहर दे दिया, कोर्ट ने, सरकार ने दिया, जीसस को सूली टांग दिया, क्रूसीफाई कर दिया, कीले ठोक के पूरा खून बह जाने तक के लिए टांग दिया गया। जब वो मर गए तो उनको कब्र में डाल दिया। राज्य ने किसको किसको नहीं मारा? मंसूर को काट डाला, जुन्नैद को काट डाला, किसको किसको? सरमद को काट डाला। किसको किसको नहीं मारा राज्य ने और राजाओं ने? हर सज्जन मारा गया है। जिसने भी कहा शिक्षा दो उसे मार दिया गया, जिसने भी कहा रोजगार दो उसे मार दिया गया, जिसने भी कहा आवासीय सुविधाएं जनता को दो ना, वो अपना राजमहल बनाने में बड़े बड़े किले, दुर्ग, महल, दुमहले, सिंहासन, स्वर्णिम आसन बनाने में वो जुटे रहे। बड़ी बड़ी पिरामिडें, बड़े बड़े राजेश्वर मंदिर, आज भी तहखानों में मंदिरों के कई लाख करोड़ का स्वर्णिम भंडार दबा पड़ा है, निकल भी रहा है। अभी अभी किसी मंदिर से निकाला गया है, देख लीजिए। इतने विशाल भंडार की आप कल्पना नहीं कर सकते।
एक मंदिर ही पूरे राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त है। राजकोष इतना बड़ा है, सैकड़ों लाख करोड़ तक पहुंच जाता है पूरे देश का अगर मिलाया जाए। स्टेट, सेंट्रल, जाने कहां से ऊपर से सरकार। शिक्षा व्यवस्था में तो 2-4-5 लाख करोड़ रुपए में सब शिक्षित हो जाएंगे, बच्चा सब जगह स्कूल बन जाएगा, सुंदर सुंदर सब कापी किताब ताम झाम सब मिल जाएगा। आप उनको बोलने जाओगे वो आपको मार देंगे, जिसने बोला उसको मार दिया गया। राजनीति से शिक्षा तुम पाने की आशा करोगे। पहले भी राजा क्रूर थे, ऋषियों को मार डालते थे, जिसने भी कहा उसे मार दिया। तो ऋषि डर के मारे या तो चुप बैठे। हम कहते हैं चुप बैठने की जरूरत है, ऋषियों को चाहिए कि सामाजिक व्यवस्था बने। अपनी वर्णाश्रम व्यवस्था छूट गई, तुम फिर से जंगल राज में फंस गए। वर्ण व्यवस्था को तुमने जाति व्यवस्था में बदल लिया, आश्रम व्यवस्था को तुमने विश्राम व्यवस्था में बदल लिया। तो ज्ञान और कर्म तुम्हारे दोनों नष्ट हो गए। ज्ञान और कर्म दोनों विदा हो गए, ब्रह्मचर्य और गार्हस्थ्याश्रम दोनों विदा हो गए। तो जब शिक्षा का ब्रह्मचर्य आश्रम विद्यार्थी जीवन समाप्त हो गया तो वरीयता क्रम का विकास रुक गया। तो जातीयता में खुद ही फंस जाओगे। जब शिक्षा प्राप्त नहीं करोगे, समाज से शिक्षा व्यवस्था हटी और आप फंस गए। सब एक ही प्रकार के रहोगे जैसे पैदा हुए। तो जन्मतः जैसे हुए हो ऐसे ही जीवन भर अगर रहोगे, न शिक्षा न संस्कारिता, न अभिषेको न संस्कार सिंहस्य कृते मृगई, लिखा है। नाभिषेको न संस्कार सिंहस्य कृते मृगई, स्विक्रमार्जिते राज्यम स्वयं मृगेन्द्रता। जबरदस्ती चढ़ बैठे बलपूर्वक, राजा बन गए। मृगों से ना ओट लिया, न उनसे पूछा कि हम राजा बने कि नहीं, न मृगों ने उसको स्वीकृति दी, न मृगों ने उसको स्वीकार किया, न माना, न मृगों के बीच में कोई पात्रता परीक्षण हुआ कि श्रेष्ठ है भी कि नहीं। न शिक्षा न संस्कारिता। तो वो जबरदस्ती चढ़ बैठे गद्दी पर, और जबरदस्ती चढ़ बैठे का मतलब ये हुआ कि अब सब काम खत्म। अब गद्दी उनकी, राजगद्दी उनकी, तो राजकोष उनका, राज संपदा उनकी, राज्य शक्ति उनकी, राज सेना उनकी, राज की सारे जितने भी हथियार हैं सब उनके, गोला बारूद सब कुछ उनका। अब तुम बोलोगे पिद्दी से आदमी है, पूरा सैन्य बल खड़ा है एकदम तैनात अभ्यस्त, और तुम गांव से बोले हमको शिक्षा दो, उत्ताड़ से गोली मारेगा तुम, और घसीटता हुआ ले जाएगा, कोर्ट में चढ़ा के 10 केस फर्जी लगा के तुमको अंदर कर देगा। जाने कितने लोगों को सड़ा डाला जेल। ये कोई आज की बात है? जीसस को एक राजा ने ही क्रूस पर चढ़ाया, सुकरात को एक राजा ने ही जहर पीने पिलाने का दंड दिया। क्यों? वो ज्ञानात्मक बातें करता है, शिक्षा की बातें करता है। सबको शिक्षा की बात जो भी करेगा सुकरात टाइप वो मारा जाएगा। एक भी महात्मा एजुकेशन टू ऑल नहीं बोलता, एक भी बाबा भीमराव अंबेडकर तक नहीं बोले, न लिखे कि एजुकेशन टू ऑल होना चाहिए। एजुकेशन टू ऑल, एम्प्लॉयमेंट टू ऑल, 2 चीजें संविधान में लिख दो, बाकी सब नियम कानून सब खत्म कर दो, जरूरत नहीं। और ये 2 चीजें ना लिखो, बाकी सब कानून लिख दो, संविधान मट्टी। आज उनके नाम पे राजनीति करने वाले, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो कोई भी हो, रामविलास पासवान और उनकी पीढ़ी, लालू और उनकी पीढ़ी, मुलायम और उनकी पीढ़ी, मुसलमान लीडर और उनकी पीढ़ियां,
कांग्रेसी और भाजपाइयों की के लीडर और उनकी पीढ़ियां, अब देख लें, कोई भी बोलता है कि एजुकेशन टू ऑल होना चाहिए, कोई भी बोलता है कि एम्प्लॉयमेंट टू ऑल होना चाहिए। क्या कोई भी विधेयक लेके आना चाहता है विधानसभा में या लोकसभा में? कहीं भी एजुकेशन टू ऑल, एम्प्लॉयमेंट टू ऑल? क्या कोई भी चारों शंकराचार्यों में से कोई बोलता है कि एजुकेशन टू ऑल होना चाहिए, ब्रह्मचर्य आश्रम प्रतिष्ठित होना चाहिए, विद्यार्थी जीवन विद्यारंभ संस्कार कराओ, 25 साल पढ़ाओ? यही शंकराचार्य इज सेइंग नेवर नेवर नेवर। न भूतो न भविष्यति, ये साइलेंट रहेंगे, सब शांत रहेंगे। क्यों? दे डोंट वांट टू एजुकेट, दे डोंट वांट टू गिव द प्रॉपर इकोनॉमिक रिसोर्सेस टू ऑल, क्योंकि उन्हें गुलाम चाहिए, प्रत्येक साधु को गुलाम चाहिए, प्रत्येक नेता को गुलाम चाहिए, प्रत्येक सेठ को गुलाम चाहिए, प्रत्येक जमींदार को गुलाम चाहिए, प्रत्येक गुंडे को गुलाम चाहिए। तो दे नीड स्लेव्स, और गुलाम वही केवल बनाया जा सकता है जो पशुवत रहे, इसलिए दे डोंट वांट टू एजुकेट। वो कभी नहीं चाहते कि उनके नागरिक पढ़े लिखे और समृद्ध हो। वो जितने ज्यादा अनपढ़ यानी गंवार और गरीब होंगे उतना ज्यादा गुलाम बनने के लिए स्वतः आएंगे आपके पास, लेबर के रूप में भर्ती होंगे, नौकर के रूप में भर्ती होंगे, नौकरी.com से आपके पास गिड़गिड़ाते हुए आएंगे। आप चिंता मत करिए, रेपो रेट टाइट करते जाइए, एक एक बच्चा लाइन में खड़ा मिलेगा। 99% नागरिक भीख मांगता हुआ रोटी के सामने खड़ा हुआ, चिंता मत करिए। वो जानते हैं इस बात को, इसीलिए हम तो कहते हैं कि रेपो रेट केवल हटा दो, अगर सबको रोजगार ना मिल जाए तो बताना, सबको सुंदर घर ना मिल जाए तो बताना, एक भी व्यक्ति कोई गरीब पकड़ा जाए तो हमको बताओ। सामाजिक व्यवस्था देनी पड़ेगी। आप राज्य के खिलाफ कब तक बोलेंगे? हम 35 साल से लगातार सही बातें सभी राजाओं को दे रहे हैं, सभी पार्टियों को दे रहे हैं, सभी राजनीतिक दलों को दे रहे हैं, सभी राजनीतिक संगठनों को दे रहे हैं, सभी प्रकार के पत्रकारों को दे रहे हैं, सभी मीडियाओं को दे रहे हैं। और फेसबुक तो हमारी बातों का अब तो हमारा नोटिफिकेशन भी कहीं नहीं जाने देता, 2-4 आदमियों तक ही जाता है, जबकि मालूम है कि अगर ये जाने लगे हमारी बातें तो हमारे अलावा किसी का कोई ना लाइक मिलेगा और ना फॉलोअर। लेकिन हमारा ब्लॉक कर दिया जाता है। चारों तरफ हमारी बातें एकदम सटीक हैं, किसी की हिम्मत नहीं है यहां से अमेरिका तक का कोई भी आदमी ये साबित नहीं कर सकता कि हम गलत कहते हैं कोई बात। अपने देश का भी कोई पढ़ा लिखा है, हम सभी को चुनौती देते, चलो गलत सिद्ध करके दिखाओ हमारी। कोई आता ही नहीं, बात ही खत्म, एकदम साइलेंट रहते सब बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी पार्टियां। क्यों? उनको पता रहता है, सब पढ़े लिखे हैं, चालाक हैं। 5% आदमी, 1 से 5%, 1% पढ़ा लिखा और 4% उसके चाटुकार, टोटल इनकी संख्या 5%, और बाकी सब गुलाम ऑल ओवर द वर्ल्ड। यही हाल है, उनके रहमो करम पर टिके रहते हैं। अरब कंट्रीज में तेल का पैसा जाता है, लोग कहते हैं घर घर 2-2, 2.5 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए उनको घर घर ऐसे दे दिया जाता है मुफ्त में गुलामों को, और सब लाखों करोड़ उनके पास आ रहा, उसमें से थोड़ा थोड़ा सबको दे दिया, खाओ पियो मस्त रहो, 5-5 किलो राशन ले लो, चाहे 3-3 लाख रुपए ले लो, घर बैठो। रिसोर्स नहीं देते, वही नहीं कह सकते कि तेल का कुआं तुम्हारा है। तेल के कुएं पर कब्जा उन्हें 1 से 5% आदमी का हुआ, मूलतः 1%, 4% चाटुकारों को वो बना लेंगे अपना समर्थक, ये ब्राइबिंग करके, अब बाकी सब गुलाम। इसलिए वो ना शिक्षा देंगे ना रोजगार, इसे भली भांति आप लोग समझ लें कि दुनिया का किसी भी राजगद्दी पर बैठा हुआ आदमी आपको न शिक्षा देगा न रोजगार।
और जहां शिक्षा देंगे भी वहां आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए नहीं देंगे, नौकर बनाने के हिसाब से शिक्षित किया जाएगा। सारी एजुकेशन पॉलिसी होगी नौकरी का काम से आपको वहां पहुंचाने के लिए कि एक उनको स्किल्ड लेबर चाहिए, मालिक नहीं चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए। तो कैसे उसको स्किल सिखाने की बात चलेगी, स्किल इंडिया, स्किल फला ना। आप स्किल फिस्किल की क्या चिंता करते हो? आप तो चार आदमी है तो शारीरिक दशा में होता है, मानसिक या भावनात्मक या चेतनात्मक, PQ, IQ, EQ, SQ, बल, वाणी, व्रत, विवेक, इन चारों में से किसी एक सामर्थ्य वाला है। आप उसको कृषि, वाणिज्य, राजनीतित्व में से कोई भी एक रिसोर्स दो, नौकरी क्यों ऑफर कर, रिसोर्स दो। किसान को भूमि चाहिए, बनिए को मुद्रा चाहिए, मौद्रिक पूंजी, एक को लैंड रजिस्ट्रेशन एक्ट से फांसा हुआ है, दूसरे को बैंकिंग एक्ट से फांसा हुआ है, दोनों फंसे नहीं। कर्मचारियों को थोड़ा थोड़ा नौकरी का वेतन दिया जाता है कि जिंदे नहीं, अब बाकी सारा वो राजकोष पूरा गलत जाते हैं, ऊपर से 1% आदमी। तो आप इसे जब देखेंगे कि उनका जब अथाह कब्जा है इस पर, तो आप कैसे शिक्षा रोजगार प्राप्त करेंगे? तो दूसरी पॉलिसी पर प्लान बी, प्लान ए कटा, छोड़ो उसको, लीव दैट, प्लान ए छोड़ दो, प्लान बी पे काम करो। प्लान बी क्या है कि सामाजिक रूप से शिक्षा की व्यवस्था कर लो, सामाजिक रूप से एक सामाजिक स्कूलिंग और सामाजिक उद्यमिता, सामाजिक विद्यालय बनाओ, सामाजिक उद्यम लगाओ। इस सेठों की मिल्कियत वाले विद्यालय और सेठों की मिल्कियत वाले उद्यम तुमको सिर्फ गुलाम बनाने के हिसाब से एजुकेट करेंगे, गुलाम बनाने के हिसाब से तुमको नौकरी ऑफर करेंगे, मालिक बनाने के हिसाब से तुमको किसी भी फैक्ट्री में नहीं रखा जाएगा। गुलाम बनाने के हिसाब से शिक्षा, गुलाम बनाने के हिसाब से आपको रोजगार, रोजगार में रिसोर्स नहीं देंगे, नौकरी देंगे। रिसोर्स वो सब अपने पास रखें, भूमि, मुद्रा, राजकोष और सब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब वो अपने कब्जे में रखेंगे 1 से 5% लोग। उनकी कोई योग्यता नहीं, अपनी योग्यता को जचवाने के लिए भी तैयार नहीं होंगे कोई, क्यों? वो बाहर हो जाए। तो वो आफत की पुड़िया लोग हैं। इससे अच्छा उस आफत में मत फंसो, प्लान बी पे काम करो, प्लान ए पे बात ही मत करो। उनको कब तक उनकी आलोचना करोगे, कब तक उनके ऊपर काली पोतोगे उनके मुखों पर, और फिर वो चिड़ चिड़ के तुमको मारते रहेंगे, तुम्हारे ऊपर हमले करते रहेंगे। कृष्णों को पकड़ पकड़ के दुर्योधन लोग जेल में डालते रहेंगे, हथकड़ी और बेड़ियां उनके लिए गढ़ गढ़ के तैयार की जाती रही। जीसस, गांधी, मंसूर, सुकरात सब पिसते रहेंगे इसमें। दिनकर मजाज किसी की नहीं चलेगी, चिल्लाते रहे कभी, चीखते रहे नानक, सारे संत। वो गुरु तेग बहादुर को वो चीर लगा दी, अर्जुन देव को भून डालेंगे। आप बोलते रहिए, आप उन पर जो है हमले करते रहेंगे उन वाणी का, और तुम्हारे ऊपर हमले करते रहेंगे अस्त्र शस्त्र से। तुम वाणी से बोलो, वो तुम्हारे सिर कलम करेंगे। क्यों? उनके आसुरी प्रवृत्ति के निहित स्वार्थ हैं। तो वहां राजगद्दी पर हमले मत करो कि वो तुमको शिक्षा नीति दे देगा, शिक्षा दे देगा और तुमको रोजगार दे देगा। एक लाइन परमानेंट नोट कर लो कि राज्य तुमको कभी शिक्षा और रोजगार नहीं देगा, तुम्हें प्लान बी पर ही काम करना पड़ेगा। तुम्हारे घर का बाबा अम्बेडकर तुमको नहीं देगा, तुम्हारे घर की मायावती बनाते रहो चीफ मिनिस्टर, वो कभी विधेयक नहीं बनाएंगे एजुकेशन टू ऑल का, कभी विधेयक नहीं बनाएंगे एम्प्लॉयमेंट टू ऑल का।
तुमको नौकर बनाएंगे, तुमको स्किल्ड लेबर बनाएंगे। अब वो स्किल सिखाने के लिए तुम्हारा स्कूल तैयार होगा। स्किल्ड गुलाम चाहिए। शिक्षा तुम्हें मालिक बनाने वाली नहीं, या विद्या स्वामी मुक्त है नहीं। शिक्षा वही जो तुम्हें मोक्ष प्रदान करे, गुलामी से आजादी दे। ये सनातन धर्म का उद्घोष है, दार्शनिक उद्घोष है। इस पर सब साइलेंट रहें। तो सामाजिक शिक्षा अपना 25% आय का एक कोष बना लो, उसमें से 6.25%, चौथाई का चौथाई भाग विद्यालय का एक कोष बना लो, और उसमें से जो भी पढ़ाने वाले हैं उनका सबको रेम्यूनरेट कर दो, ऑनरेरियम पे कर दो, और इक्वल रेम्यूनरेशन करो। सब वो तुमको पढ़ाएंगे। पूरे समाज का प्रत्येक सदस्य उस स्कूल में जाने के लिए अपने आप अनुमति प्राप्त रहेगा। जो भी ग्राम पंचायत में रहते हैं उनका सबका 6.25% आएगा, उसमें विद्यालय में जमा करवा दूं, और कोई भी 25 साल तक उसमें पढ़ता रहे। एक छोटा सा रेवेन्यू, और सरकार को जो टैक्स देते वो देते रहो, उससे मतलब नहीं। वो सब कट पिट के जो बचता है उसमें से 75% में अपना घर का खर्चा चलाओ, 25% में 4 सेवाएं बना लो अपनी। मांगने मत जाओ किसी से। मांगोगे, तुम उनसे मांगोगे आम, वो तुम्हें देंगे बाम, हम मिटा देंगे तुम्हारा नाम। तो उनके या तो बम खाओ, गोली खाओ, हंटर खाओ, एक ये तरीका है, या अपनी व्यवस्था अपने हाथ में। प्लान बी, आपको प्लान बी पर ही काम करना पड़ेगा, वरना आप वहां, अच्छा आप भी सीख पढ़ के और जरा से भी सरकारी पदों पे गए तो आप भी उसी में 4% बन जाते हैं। जितने यूपीएससी से आईएएस आईपीएस जितने बन के जाते हैं सब 4% ही। उस 1% के चाटुकार बन के उसके आगे पीछे दौड़ते हुए, उसके आदेशों का पालन करते हुए ये वहां गिड़गिड़ाते रहते हैं। किसी नेता से इनके कुछ भी बोलने की इनकी हिम्मत नहीं। हर आईएएस पीछे पीछे, आईपीएस पीछे पीछे दौड़ता है, ऐसे जैसे मालिक के पीछे उसका डागी। इनकी हिम्मत नहीं कुछ बोलने की। इनको मालूम है कि वो कभी भी सस्पेंड कर सकता है। इनके सारे भ्रष्टाचार, इनके सबका रखवाला वही। तो एक ही तरीका है कि आप अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझें, सामाजिक व्यवस्था को समझें, सामाजिक सामर्थ्य को समझें और सामाजिक महिमा को समझें, और सामाजिक तल पर ही अपना स्कूल चला लें। और प्राइवेट स्कूलिंग से, कमर्शियल स्कूलिंग से बचें, दूर हटें। कमर्शियल स्कूलिंग, कमर्शियल कोचिंग ही मार रही है, देख लीजिए आप। वो प्रॉफिट मोटो पर आधारित होते हैं, कोई सामाजिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास नहीं। दे आर नॉट ए सोशल वर्कर, दे आर ए कमर्शियल वर्कर। तो commercially they are running their institutes. That's why they are able to provide the proper education or training to you as you require. तुम्हारी जरूरतों के मुताबिक वो तुमको कुछ देने की स्थिति में नहीं, because they are commercial institution and the government institution is not ready to provide any education, because तुम एजुकेट होके तुम अगर शिक्षा रोजगार प्राप्त करोगे तो गुलाम कैसे बनोगे? और जो वहां मार काट करके गया है, कोई चंडाशोक वहां पहुंचा है, कोई औरंगजेब वहां पहुंचा है अपने भाइयों का कत्ल करके, वो तुम्हारे प्रति वो करुणा से भरा हुआ है। जो अपने भाइयों को मार डालता है उनको जिंदगी तक देने के लिए तैयार नहीं है। शिक्षा रोजगार तो छोड़िए, वो तुमको बख्श देगा। तो या तो तुम गुलामी स्वीकार करो या मौत स्वीकार करो। वो राक्षस है, राक्षसों से लड़ने जाओगे तो मुसीबत में फंस जाओगे। एक ऋषि ने एक आदमी को राक्षस होने का श्राप दे दिया। जब वो राक्षस हो गया तो वो ऋषि को ही खा गया।
तो ऋषियों को भी समझने की जरूरत है कि किसी को राक्षस मत बनाओ और राक्षसों से दूर रहो, उनसे भिड़ो भी मत। तो ये जो बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े खबीस और बड़े बड़े राजनीतिक, ये सब तुमको कभी कुछ न दिए हैं, न दे रहे हैं, न देंगे। सामाजिक तल पे धर्म तुमको सामाजिक रूप से कर्तव्य और उत्तरदायित्व सिखाता है। तुम सीखो, पढ़ो, और वो लोग जैसे भी हैं उन्हें माफ करो। तुम्हारे राजनेता जैसे भी, उनको बार बार मत बोलो, वो चिढ़ते हैं इस बात से। हमने हजारों हमारे चिट्ठियां सब राजनीतिक दलों को, राजकीय संस्थाओं को और तमाम बैंकों, आरबीआई के सैकड़ों चिट्ठियां हमारी चढ़ी हुई, हर केजरीवाल को, हर मोदी को, हर राष्ट्रपति को, सामाजिक संस्थाओं में भागवत जी को। कोई ऐसा नहीं है जिसको हमने न्याय से संबंधित दस्तावेज में भेजे। अब बड़े सिंपल है सब चीजें। तो वो तुमको कुछ करके देंगे ऐसा सोचना बंद करो और सामाजिक रूप से अपनी शिक्षा व्यवस्था स्वयं संभाल लो। उनसे लड़ना बंद करो। और वो भी तुम्हारे सगे भाई ही हैं। वो थोड़े से बिगड़ गए हैं क्योंकि उनको भी सही शिक्षा और रोजगार मिला होता तो वो भी इतने बुरे ना होते। मायावती अगर ठीक घर में पली होती, सही शिक्षा और उसको रोजगार मिला होता तो आज वो इतनी बुरी सिद्ध ना होती। और बुरे सिद्ध होकर के फिर दूसरे बुरों के बीच में जाहिर है कि गैंग वार छिड़ जाती है और वो प्लेटफॉर्म से बाहर रहता। अंबेडकर बाहर हो गए, मायावती बाहर हो गई, और ये देखो क्रम से मुलायम जी बाहर हो गए। अब ये नई पीढ़ी आएगी, उसके साथ भी वही समस्या है। वो बेईमानी के पैसे से ही पल बढ़ रहे हैं, तो बेईमानी के पैसे से पलोगे बढ़ोगे। न्यायोचित शिक्षा रोजगार तुमने किया नहीं तो बेईमानी के पैसे से पल बढ़ रहे हो। तो बेईमानी का पैसा तुम्हारे व्यक्तित्व को कभी ईमानदार नहीं बना पाएगा। परिश्रम का पैसा बनाएगा, परिश्रम की डिग्री बनाएगी। तो परिश्रम से अपने ग्राम पंचायत में पढ़ो और 25 साल तक की पढ़ाई की व्यवस्था अपने ग्राम पंचायत में स्वयं कर लो। और वहां सामाजिक विद्यालय की इस योजना को हम लोग धीरे धीरे प्रत्येक ग्राम पंचायत में 15,000 विद्यालय बनवा रहे हैं। और जो लोग भी इससे संबंधित अगर कोई काम करना चाहता है तो हमसे संपर्क कर सकता है। सामाजिक कार्यक्रम है और समाज के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य भी है कि वो सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था कर ले। आज भी 70% के पास शिक्षा नहीं। अब कंप्लीट शिक्षा तो 99% के पास नहीं। गूगल करके देखिए 1 से 1.5% आदमी ही केवल जा पाता है मास्टर डिग्री तक। इसका मतलब है कि दे डोंट वांट टू एजुकेट यू। 1% 1.5% आदमी तक ही वो शिक्षित करेंगे ठीक से और अपना वो मालिक बन जाएंगे और उसके बाद बाकी सब गुलाम। 1% मालिक, 4% उसके चाटुकार और 95% गुलाम। और उन गुलामों में जो कोई बोलेगा स्पार्टाकस वो मारा जाएगा, जो कोई मोजिद जीसस बोलेगा वो मारा जाएगा या खदेड़ दिया जाएगा, उसे राज्य से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। गांधी बोलेगा कि अंतिम आदमी की फिक्र करो, जो भी नीति बनाते हो उसका क्या है उसमें देखो, तो गांधी मारा जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिए। जब रावणों का कब्जा हो जाता है तो रामों को जंगल ही जाना पड़ेगा। तो ध्यान रखें, इसे सामाजिक रूप से अंजाम दें। शायद बात स्पष्ट हुई हो। प्रणाम गुरु जी। आपने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में सामाजिक विद्यालयों में सभी छात्रों को 25 वर्ष तक शिक्षा प्रशिक्षण नहीं, बच्चों को। जी गुरु जी, छात्रों नहीं बच्चों को। बच्चों को, बालक बालिका, युवक युवतियों को बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया है, जिससे उनको अपने चारों क्षमताओं का विकास कर अपना जीवन अच्छी तरह से निभाने का मौका मिलेगा और अपना रोजगार
स्वयं का वे तैयार कर सकेंगे। आप सभी श्रोताओं को नम्र निवेदन है, कितनी महत्वपूर्ण बातें आप बहुत गौर से सुनिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने ग्रुपों में भेजें ताकि सबको वस्तुस्थिति का पता चले, मार्ग का पता चले और सबके लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हुए। धन्यवाद।